यहां पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपके पास रिवर्स बाइस हो गया। तो सीयूटी के एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो टॉपिक्स है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में सीधे यहां से एक एमसीक्यू बन के आ जा सकता है कि कौन सा कलर किस कॉम्बिनेशन में दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप पास गैलियम फास्फेट की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास रेड और ग्रीन मिलता है, लेकिन जब आप गैलियम आर्सेनाइड की बात करते हो तो यहां पर गैलियम आर्सेनाइड के साथ फास्फाइड भी है, तो GaAsP के साथ में एक येलो कलर आ गया यहां पर बेटा। और जब आपने GAP की बात करी तो इस P के केसेस में ये ग्रीन कलर आपके पास आया। तो ये बहुत सिंपल सा याद रखना है कि एलईडी के लिए जो लाइट एमिटिंग डायोड की तरफ बात करते हो जिसमें से लाइट निकलती है, तो उस केसेस में आप इस कंडीशन को कह सकते हो। ये 3 एग्जांपल्स इसके लिए बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप बात करते हो इस कंडीशन में यहां पर अब फोटो डायोड की, तो फोटो डायोड इज अनदर पार्ट्स ऑफ दिस वन। जैसे लाइट एमिटिंग डायोड में क्या था कि आपके पास वहां से लाइट निकल रही थी, आपने पास एक डायोड सिंबल था और यहां से लाइट क्या रही थी, निकल रही थी, तो आप इसको फोटो, ठीक है, फोटो डायोड कह रहे थे। लेकिन जब इसमें देखो फोटोन आ रही है तो आप इसको फोटो डायोड कर रहे हो, और लाइट एमिटिंग डायोड में एलईडीज बाहर तरफ लाइट निकल रही थी। इस दोनों ही एंगल के साथ अगर आप देखो तो एक बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है कि इसमें लाइट निकल रही थी, इसको एलईडीज बोलते हो आप। ये क्या है, एलईडी, ठीक है, ये एलईडीज है। और जिसपे फोटोन आ रहा है, जिसमें लाइट आपके आ रही है, वो क्या है, यहाँ पर फोटो डायोड है। और इस केसेस में आप देखते हो कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व आपके पास गिवन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फोटो डायोड इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल, इट इज रिवर्स बाइस। ये पॉइंट्स याद रखना आपको बात, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पॉइंट्स पूछ सकता है कि आपके पास जो फोटो डायोड है, जो फोटो डायोड गिवन है वो किस वाइस में काम करता है। तो आप यहां पे कह सकते हो रिवर्स बाइस, क्योंकि ये वाले जो ऑर्डर आपके पास है ये फॉरवर्ड बाइस है, और बेटा ये आपके पास क्या है, रिवर्स बाइस है। तो इस बाइस में ये काम कर रहा है। यहां पर देखिए, और इसमें हो क्या रहा है, आपके पास एक डायोड है और डायोड के ऊपर आप फोटोन डाल रहे हैं, फोटोन डालने के बाद इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो जो आपके पास करंट गिवन है यहां पर इसकी कंडीशन पे, वही चीज आपके रिवर्स बाइस में काम कर रही है, फॉरवर्ड बाइस में काम नहीं करती है। तो एक्चुअल में जो आपको मैंने पहले बताया था कि रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस क्या होती है, उस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, एंड देन अगर आपके पास ये फॉरवर्ड बाइस है, और डायोड की एक खास बात होती है कि इसका करंट इस कंडीशन में यहीं से जाने देता है, मींस फॉरवर्ड बाइस में सिर्फ ये सेक्शन काम करता है आपका। लेकिन जैसे ही अगर आप बात करते हो रिवर्स बाइस की, तो रिवर्स बाइस में जो ये डायोड का कॉम्बिनेशन है इस केसेस में ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। यहां पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आपके पास रिवर्स बाइस हो गया। अब इस डायोड की खास बात होगी है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होने देता है। इस केस में अगर आपने करंट की बात करी तो वो 0 कर देगा और इसको ओपन कर देगा, तो स्विच की तरह आप बिहेव कर सकते हो। और इसमें जो करंट आपके पास गिवन आई इज नॉट इक्वल टू 0 और वो इस में फ्लो कर सकती है। तो ये रिवर्स बाइस कंडीशन, ये फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन होती है। लेकिन जब आप इसमें फोटो डायोड की बात करोगे तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इट इज ए रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन मेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब ये जो आपके पास बना हुआ है ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जैसे आप इस पे लाइट डालते हो यहां से करंट फ्लो कर जाती है, सिर्फ फोटोन की वजह से करंट का फ्लो, यहीं से बात आती है कि ये सेंसिटिव है। किसके लिए, एक फोटोन लाइट किसी पर डालो, जैसे आपने लाइट डाला, फोटोन को डाला, वैसे ही वहां से करंट की फ्लो हो गई। मींस वो डायोड में जो मटेरियल आपने यूज करा है वो क्या है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। सो दैट यहां पर आपके पास in photodiode the current carries are governed by a photons through photo excitation and its symbol are VI characteristics as given below। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है भाई कि यहां पर जो आपके पास ये सिंबल गिवन है, ये सिंबल गिवन है, ये एक फोटो डायोड है और इसमें फोटोन डाल के सेंसिटिव है ये, और यहां पर जो आपका वोल्टेज है और करंट के बीच में ग्राफ है वो इस रिवर्स बाइस में काम करता है। तो जैसे अगर आप इसकी बात आती है दूसरे चैनल, आपने देखा है कि पिछले पार्ट्स में आपने इस चीज को डिस्कस करा जब मैंने किया था, तो वहां पर आपको डायोड्स भी देखे थे और वहां पर आपने जेनर डायोड भी देखा।
दोनों चीजों को देखा कि वो रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाइज दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको दिख रहा था। बट इस केस में बड़ा स्पेशल सा है कि यहाँ पे करंट है, यहाँ वोल्टेज है, और सिर्फ ये किस में काम कर रहा है, रिवर्स वाइज में। और ये किसके लिए बेटा, ये फोटोडायोड के लिए। तो फोटोडायोड में आपको बात याद रखनी है कि रिवर्स वाइज में करंट पर काम कर रहा है। और देखो जैसे जैसे आपने यहाँ पे करंट बढ़ाने की कोशिश करी है ये कंडीशन पे, वैसे वैसे आपकी जो वैल्यूज है वो नीचे की तरफ रिवर्स करंट बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं सोलर सेल की, बहुत फेमस नाम है जिसका आपने काफी दिनों से इसका नाम सुना हुआ है। और इस कंडीशन में सोलर सेल इज ए पी एन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके कि सोलर सेल जो आपके पास गिवन है वो क्या करता है कि जैसे आपने इस पे सोलर एनर्जी को डाला, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब होता है क्या कि यहां से जो P है जो आपके पास है वो P एंड V, ये दो फंक्शन यहां पर दे रखा है। ये आपके पास है पावर, ये आपके पास है करंट, ये आपके पास वोल्टेज। इसकी कॉम्बिनेशन से आप उसको देख सकते हो कि ये एक प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको पावर मिल जाती है। सो दैट इट्स सिंबल एंड VI, ठीक है, सिंबल एंड VI। तो अगर आप देखें सोलर सेल के लिए, तो ये देखो आप पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया कि यहां से आप लाइट डाल रहे हो, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पे ये P और N है, लाइट आप इससे फ्लो कर रहे हैं। तो इसका करंट कैसे चल रहा है, ये देखो आप वोल्टेज और करंट के साथ, ये बिल्कुल ही यूनिक सा ग्राफ है और वो इसी तरीके से मूव कर रहा है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, CUT के एग्जाम में ये पेपर में आ चुका, CUT 2024 में ये पेपर में था, ठीक है। वहां पर सभी थे, एक आपके पास जैसे अभी पिछली क्लास में था, एक इस तरीके से भी था जिसको आप रिवर्स वाइज कह रहे थे, ठीक है, ये वाली बात। अब आपके पास ये भी आ गया जिसपे आप इसको इस तरीके से कह रहे हो, ठीक है, एक करंट ये फ्लो करा। एक आपके पास ऐसे करंट जो आपके पास है मिली एम्पियर और वोल्टेज की बात करो, मिली एम्पियर और वोल्ट की बात करो, यहां पर आप मिली एम्पियर और वोल्ट की बात करो। तो यहां पर कुछ ऐसी चीजें आपको दिख जाती हैं जो कि इस तरीके से जाएंगी और ये इस तरीके से जाएंगी, क्लियर है। और बहुत सारे इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखती हैं और सबसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा किसका है बता दो। तो आप ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो ये चीज दिख रहा है आपके पास, ये है सोलर सेल का, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये आपके पास है फोटोडायोड का, इसको ध्यान रखना, ये आपके पास है जेनर डायोड का। और ऐसे ही मल्टीपल ग्राफ आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं और ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे लगातार। ये एग्जाम में भी पूछा जा रहा है कि ये वाले किसके ग्राफ है, ये वाले किसके ग्राफ है, ये वाले किसके ग्राफ है। तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कूल माइंड से आप इसकी मैचिंग कर लेना, और भी कोई एडिशनल ग्राफ होगा यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली उसको मैच कर देना, क्लियर है। अब बात आती है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है कि जब आप दो कोई इनपुट देंगे, एक आपके पास साइनसॉइडल वेव इक्वेशन होगा यहां पर, ठीक है, ये टी के साथ होगा, और यहां पर होगा करंट और वोल्टेज, इसमें से कोई एक वैल्यूज होगी। तो आप यहां पे कहोगे I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। नेचुरली इनमें थोड़ा सा फेज होता है, हल्का सा फेज रहता है करंट और वोल्टेज के बीच में जो यहां पर एग्जिस्ट करता है। पर इस दोनों के पार्ट्स में जो आपका डायोड का काम है वो उसको एज ए डीसी रेक्टिफायर कर देता है, मींस जो उसका नेगेटिव पोर्शन वो कट कर देगा और सब उसके पास पॉजिटिव सेक्शन ऊपर की तरफ चला जाता है। ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करेंट्स और वोल्टेज इन डायरेक्ट करंट और वोल्टेज इज नोन एज रेक्टिफायर। तो जब भी आप बात कर रहे हो दोनों साइड के करंट को, जब आप इसका रेक्टिफिकेशन करते हो तो ये प्रोसेस के अंदर ये एसी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, डीसी के अंदर, इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जैसे आपका एसी करंट गिवन है, अगर वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, रेक्टिफिकेशन। कैसे कन्वर्ट होगा ये देख सकते हो यहां पर। पहला आपके पास है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब कैसा ये रेक्टिफाई कर रहा है। यहां पर आपने करंट दे रखी है, यहां से इंड्यूस करंट प्रेजेंट हुआ और इसमें से जो करंट आया वो इस डायोड के साथ पास करेंगे। आपको पता ही है कि भाई जब यहां से पास कर रहा है तो रेक्टिफिकेशन का पार्ट यहां पे जो लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है आपने, इसकी वजह से आपका जो इनपुट है वो यहां पर ये सब कट हो जाता है, ये पार्ट्स ये पास कट, सिर्फ आपका ये सेक्शन बचेगा। तो इस केस में जो ये वाला पार्ट्स आपके पास दिख रहा है इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये कट किया और ये आउटपुट बाहर चला जाएगा। बट एक खास बात याद रखना आपको कि इसमें
डायोड कितना कट करेगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट्स वाई जब हम इस डायोड की बात करते हैं तो इसको आप कहते हो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन बाय द डायोड्स। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस है जिसमें आप सिर्फ इनपुट देते हो और अपने आप नेगेटिव काट के सिर्फ पॉजिटिव वाला सेक्शन आपको बाहर कर देता, मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ना? तो इस सेक्शन में द रिपल फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेम एज ऑफ द इनपुट ऑफ एसी एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कन्वर्ट। बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर फ्रीक्वेंसी विल बी सेम व्हेन एसी एंड डीसी बोथ। तो आपके पास एसी और डीसी के अंदर जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपका सेम रहता है। और इस केस में जो भी आपने इनपुट दे रखा है नेगेटिव को कट करके, मतलब एसी को आपने क्या किया, एसी करंट को आपने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? और इस केसेस में जो फ्रीक्वेंसी आपके पास यहां पर है ओमेगा 1, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की हम बात करते हैं, यहां पर डीसी की बात करो तो इस दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम रहेगी। ये बात आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। तो जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात हुई थी तो उसमें आपने सिर्फ एक डायोड यूज किया और आपने इनपुट साइनसॉइडल वेव दे दी। जैसे आपने उसको दिया वो जैसे धीरे धीरे गया और उसको कट कर दिया। क्लियर? लेकिन जब आप फुल रेक्टिफायर की बात कर रहे हो तो यहां पर आपने दो डायोड लगाया, एक लगाया D1 और एक लगाया आपने D2, दोनों को। अब इस दोनों की तरफ से आप देखो बेटा, एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी, दोनों जाएंगे। उस केसेस में जो आप इनपुट दे रहे हो, ये इनपुट तो ऊपर वाले के लिए तो ये कट करेगा, नीचे वाले का आउटपुट उसके बाद वाले में आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि चारों इस तरफ आ गए और यहां से भी एसी को आपने डीसी में कन्वर्ट कर दिया और ये क्या किया आपने, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव। तो ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ठीक है ना? तो यहां पर और उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, सिर्फ एक सेक्शन था, एक गैप था, एक सेक्शन था, एक गैप था। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में जो आपका डायोड 2 से करंट गया और डायोड 1 से जो करंट गया, ये दोनों ही करंट जब इसे पास करते हैं तो इस वाले का आउटपुट ये 1 ये वाले हैं और इस वाले का जो आउटपुट आपके पास है वो ये और ये वाले। तो अगर मैं करंट की इसके आउटपुट की बात करता हूं तो ये वाले आपके पास है पहले वाले का, ये वाले पहले वाले का और ये दूसरे वाले से है। अगर मैं इसको D1 1 बोल देता हूं और इसको मैं D2 2 बोलता हूं तो इसकी वजह से पहला वाला और इसकी वजह से दूसरा वाला और इसकी वजह से जो आउटपुट आपके पास आया यही क्या कहा, एक एसी को डीसी में कन्वर्ट किया एंड फुल रेक्टिफायर इज देयर। ओके, द रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस एज दैट ऑफ इनपुट ऑफ एसी। तो यहां पर जो आप याद रखना आपको इस बात को कि यहां पर जो रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट है, अभी यहां पर क्या था, एक फ्रीक्वेंसी आपकी यहां से यहां तक थी, फिर यहां से यहां तक थी। ठीक है, लेकिन इस केस में आपके पास डबल फ्रीक्वेंसी हो गई। ये बात भी आपको याद रखना है कि ट्वाइस फ्रीक्वेंसी यहां पर आपको मिल जाएगी। एंड सो दैट अब बात आती है ट्रांजिस्टर की। तो जितने भी डायोड्स आपने स्टडी करी सबके साथ एक ही बात थी कि आपने उसको दिया, कोई फॉरवर्ड वाइस में काम कर रहा है, कोई रिवर्स वाइस में करता है, पर वो सभी क्या है, अनकंट्रोल्ड होते हैं और जब आप इनपुट दोगे तो आउटपुट अपने आप मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक कर्व याद रखना एग्जाम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा और वही चीज आती है हमेशा एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ आपका ट्रांजिस्टर। और इस केस में ए ट्रांजिस्टर इज एन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑब्टेन बाय गवर्निंग ए थिन लेयर ऑफ one types of semiconductor device and two things layers of the another similar types of semiconductor। means इसमें दो possible combination हो सकते हैं, PNP और NPN। तो यहां पर आपके पास ट्रांजिस्टर आएगा PNP और NPN, ये चीज आपको यहां पर मिल सकती है और इसके अकॉर्डिंगली आपके पास दो कॉम्बिनेशन होंगे और वो ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ट्रांजिस्टर के पार्ट से सीयूटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं आना है, बट सिंबल जरूर देख के जाना, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से इसमें आना चाहिए। जैसे आपके पास टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपके पास कितना बेटा, दो टाइप्स है। एक आपके पास आया पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा आपके पास आया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इस दोनों ही ट्रांजिस्टर को आपको याद रखना होगा कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है सिंबल का वो किस तरीके से गिवन है। अब यहां पर बीच वाला एन है तो आप इसको याद रखो कि ये जो बड़ा सिंबल सा दिख रहा है आपके पास, बड़ा सा, यहां पर ये पी है और छोटा पर एन है, फिर यहां पर क्या है, पी है। तो इस केसेस में जो आपके पास डायरेक्शन के हिसाब से देखो, डायरेक्शन के हिसाब से तो जो आपके पास एमीटर के साथ जो डायरेक्शन दिख रहा है ये बड़ा वाला सिंबल है, तो आप इसको आप कह सकते हो कि ये पीएनपी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके का सिंबल देख रहे हो तो यहां पर एन वाला छोटा वाला पार्ट्स, जब हमने डायोड बनाया था
तो डायोड की केस में हम यही कह रहे थे कि ये इसको आप P और इसको N कंसीडर करो, तो वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को भी बना लो। अगर पहले वाला चौड़ा वाला सेक्शन है एमिटर के साथ तो आप इसको PNP कह दो, अगर इसका सिंबल छोटा वाला है पतला वाला एमिटर के साथ है तो आप इसको NPN कह दो। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर के सिंबल है और सिंबल ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आपको आगे की तरफ चलना है। द लेफ्ट साइड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एमिटर, मींस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द राइट हैंड साइड इज सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड कलेक्टर, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द थिन मिडल लेयर्स इज कॉल्ड बेस, इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही तीन चीजें आपको मिल रही है, ए, ठीक है, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, इसके कॉम्बिनेशन से आपको लेके चलना है। अगर बात पूछा जाए कि भाई इसमें क्या चीज ऐसा खास बात है जो यहाँ पे थिकनेस की अगर बात किया जाए तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहले, ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर होंगी जिसमें थिकनेस सबसे ज्यादा होंगी। अगर कोड की बात किया जाए, मैंने यहां भी आपको ट्रिक बताई कि कैसे आपको याद रखना है। अगर पहले एमीटर के साथ चौड़ा वाला फेस ये कनेक्टेड है तो आप PNP हो जाएगा, अगर एमीटर के साथ पतला वाला कनेक्ट है तो NPN हो जाएगा। ये दोनों ही सिंबल आपको याद रखना है और एग्जाम में एज वेल एज सिंबल पूछे जाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अगर साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात कैसे याद रखना है कि भाई सेब का जो वर्ड है उसी हिसाब से आप इसकी हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे देखने में सभी सेम लग रहे हैं बट ऐसा नहीं होता है। इसमें आपके पास जो कलेक्टर है इसकी साइज सबसे ज्यादा चौड़ी होती है, उससे कम होती है आपके पास ये एमीटर की और सबसे कम होती है बेस की। तो बेस वाले की चौड़ाई सबसे कम होगी, कलेक्टर की सबसे ज्यादा होगी और एमीटर की उससे कम होगी। तो ये रिलेशन याद रखना और ये सिंबल याद रखना, आपके CUT के एग्जाम के लिए ये दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट बहुत है और इस तरीके के सिंबल के साथ आपको याद रखना होगा। क्लियर? अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे की बात की कि क्या कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन है यहां पर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सेक्शन आपका यूज में आ जाता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग the external voltage to the transistor and different mode of operation means जिस कंडीशन में आप यूज करना चाहते हो as a transistor is given below। अब ये बात नीचे दिया हुआ है कि कैसे सेक्शन में आप यूज कर सकते हो। अब आपके पास आता है एक्टिव ऑपरेशन मोडिंग है, एक्टिव के लिए एमीटर बेस बाइज्ड है, ठीक है, एमीटर बेस बाइज्ड। इस केस में अगर आपके पास ये फॉरवर्ड बाइस है तो यहाँ पे कलेक्टर बेस वाइज क्या होगा, रिवर्स होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एक्टिव है तो एक्टिव केस में क्या है, एमीटर फॉरवर्ड में है और कलेक्टर रिवर्स में है, तभी आपके पास ये ट्रांजिस्टर एक्टिव सिचुएशन में है। अगर वो सैचुरेशन रीजन में है तो इसका मतलब है कि जो एमीटर है वो तो फॉरवर्ड वाइज में है लेकिन जो आपके पास कलेक्टर है वो भी फॉरवर्ड वाइज में है। अगर ये दोनों ही कलेक्टर एमीटर, ठीक है, दोनों के जो बाइज्ड है, अगर दोनों ही आपके पास फॉरवर्ड वाइज में है तो वो क्या कंडीशन है, सैचुरेशन की। बात आती है अगर कट ऑफ रीजन की, तो कट ऑफ रीजन में याद रखना आपको कि यहां पर जो एमीटर बेस है वो यहां पर रिवर्स बाइस है और जो कलेक्टर बेस है वो भी रिवर्स बाइस में है। अगर ये दोनों ही आपके रिवर्स बाइस में है तो इस केस में आपके पास ये कट ऑफ रीजन के अंदर है। ये पॉइंट्स जरूर आप याद रखना। कई बार वो एग्जाम में पूछने की कोशिश करते हैं आपसे कि एमीटर और कलेक्टर किस बाइस में है जब आपका ऑपरेटिंग मोड कट ऑफ रीजन में, तो आप कहना कि ये दोनों ही रिवर्स बाइस में होंगे। एंड इनवर्स अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट से तो यहां पर आपके पास जो एमीटर वो भी रिवर्स बाइस में है और जो आपके पास कलेक्टर वो भी फॉरवर्ड बाइस में है। तो दोनों बाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम के साथ में कौन सा एक्टिव रहता है कौन सा एक्टिव नहीं है, ये चीज आपको वहां पर याद रखनी है। क्लियर है ना? सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि बहुत डीप में इसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, अगर आप सर्किट के बेसिस पर जानना चाहते हो कि कौन सा कैसे बाइसिंग है, तो जो ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस है यहां पर ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कैसे इसको याद रखा जाए। और यहां पर 1 टर्मिनल आउट ऑफ 3 टर्मिनल्स कौन है बेटा, एक आपके पास एमीटर, कलेक्टर एंड बेस, ये 3 आपके पास पार्ट गिवन है। Of a transistor serves as a reference point for a entire circuit and this terminal should be common to the input and output circuits and this is connected to the ground। तो जब आप बाइसिंग की बात करते हो, इस कंडीशन में जब बाइसिंग की बात करेंगे आप, तो उस सिचुएशन में आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि कौन सा आपका ट्रांजिस्टर ग्राउंडेड किया गया है। तो कौन सा बेस, अगर मैं बोलता हूं कॉमन बेस, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ये सेक्शन ग्राउंड किया गया है। क्लियर है ना?
अगर कोई कहता है कि कॉमन एमीटर, तो देखो आप एमीटर को ग्राउंडेड किया गया है, एमीटर को ग्राउंडेड किया है और यहां पर बेस को कनेक्ट ग्राउंडेड किया है। बस सिर्फ पहचानने का पूरा मार्क्स आपके पास, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। अगर आपने कॉमन कलेक्टर की बात करी तो आप यहां पे देखिए आपने कॉमन कलेक्टर को कनेक्ट किया हुआ है, तो कलेक्टर के साथ, एमीटर के साथ और बेस के साथ इन तीनों ही चीजों को आपको ध्यान से देख के चलता है और उसके अकॉर्डिंगली ही ये तीनों ही बाइसिंग को आपको आइडेंटिफाई करना है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीई कॉमन एमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर बात किया जाए तो इस केसेस में आपको बहुत सिंपल सी बात आती है कि दिस थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशंस आर बिलोज। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखते हो तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये दिख रहा है कि यहां पर जो करंट आपके पास गिवन है, ठीक है, यहां पर क्या आईबी है, ये बेस करंट है बेटा, और यहां पर क्या है बेस, ठीक है, बेस टू एमीटर वोल्टेज। इस दोनों के पार्ट्स में जब भी आपने यहां पर धीरे धीरे आपने वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश किया तो 0.4 के बाद से ये उठना चालू होगा। और अगर आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रखा है 10 वोल्ट और आपने इनपुट वोल्टेज दे रखा है कॉमन टू एमीटर 4 वोल्ट, तो दोनों के बिहेवियर में दोनों का स्लोप आप देखिए थोड़ा सा अलग है। मतलब कॉमन एमीटर वोल्टेज अगर इफ हायर देन ये जो आपके पास है लोअर, तो लोअर का स्लोप इस तरीके से ज्यादा है और हायर वाले का थोड़ा सा कम है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और इसी केस में जो आपके पास ये वैल्यूज है डेल्टा बेस करंट ये वाला सैचुरेशन रीजन इस पॉइंट से और जो बेस एमीटर वोल्टेज करंट का ये वाला सिस्टम, तो ये दोनों ही रिजल्ट्स आपके पास इस पॉइंट्स के साथ जो यहां पे इसको कट कर रहा है इस पॉइंट के साथ और ये पॉइंट आपका यहां पे कर रहा है, ठीक है। तो इस दोनों सिचुएशन में आप देखिए कि आपका बेस कलेक्टर एमीटर अगर वोल्टेज आपने ज्यादा रखा है 10 वोल्ट का तो ये वाली स्लोप नीचे की तरफ से जाएगी, अगर आपने वो वोल्टेज थोड़ा सा कम रखा है तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आपके इसके लिए ट्रांजिस्टर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। कई बार वो आपसे एग्जाम में इसी कैरेक्टरिस्टिक को पूछ सकते हैं, ये वैल्यू चेंज करेंगे और आपको आंसर बताना होगा। अब आती है बात आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की ऑफ ए कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस केस में आपके पास क्या क्या मिल रहे हैं बेटा, एक मिल रहा है आपका एक्टिव रीजन, मतलब ये रीजन आपका एक्टिव है और ये रीजन आपका है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन की अगर हम बात करते हैं इस ट्रांजिस्टर में तो कट ऑफ का मतलब ये हुआ कि इससे नीचे वो काम नहीं कर रहा है, इस पार्ट्स में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये रीजन आपका कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। इट मींस अगर आपने बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर दिया, बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर गिवन है तो उससे कम पर ये एक्टिव नहीं है, यही कट ऑफ रीजन इसके ऊपर जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक्टिव रीजन का तो ये पूरा ही रीजन इसका एक्टिव है, इसके ऊपर से पार्ट से जो ये सेक्शन आपके पास है गिवन एक्टिव रीजन है। अगर इसी पॉइंट से अगर मैं इस तरीके से डॉटेड लाइन करके देखूं इस पॉइंट्स पे या किसी पॉइंट्स पे, तो इस दोनों में एक चीज आपको देखना है कि यहां पर और यहां पर ये आपके पास क्या कलेक्टर एमीटर करंट है, ये करंट है और ये क्या आपके पास वोल्टेज है। अब इस दोनों के बीच में एज ए स्विचिंग जब आप इसको यूज करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि यहां से तक तो ऑन ही नहीं होगा, उसके बाद ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद वो क्या करेगा फिर अपना सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। तो ये जो लाइट आपको दिख रही है हर एक पॉइंट्स के बाद जब आप बढ़ा रहे हो तो उसके बाद ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है ये इसका एक सैचुरेशन रीजन को डिफाइन करता है यहां से, और ये पॉइंट्स आपके पास गिवन है ये आपका एक्टिव रीजन है और ये आपका कट ऑफ रीजन है, ये आपके पास एक्टिव रीजन है ये वाला पूरा सेक्शन, और ये पॉइंट्स आपका सैचुरेशन रीजन का है, सैचुरेशन रीजन का, और ये चीज आपकी क्या कट ऑफ रीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पावर को ऑन किया इस पॉइंट से, अगर आप देखते हो इस चीज को तो यहां पर इस पॉइंट्स को इस तरीके से देख सकते हो बेटा, और यहां पर आपके पास करंट है और यहां पे वोल्टेज है। अगर मैं पावर लॉस की बात करता हूं पी आई इंटू वी की, तो इस पॉइंट पर क्या होगा 0 और इस पॉइंट पर भी क्या होगा 0। अगर 0 है पावर तो ये तो काम ही नहीं करेगा, तो आपको काम करने के लिए इस पॉइंट को चाहिए जहां पर इसकी कुछ वैल्यूज P और V की आनी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपके पास पॉइंट गिवन है Q पॉइंट, जिसको आप Q पॉइंट करते हो, ये Q पॉइंट बेस्ट होता है आपके लिए, बेस्ट, ठीक है, फॉर यूजिंग। तो एज ए स्विच यूज करना है तो आप Q पॉइंट पे यूज करिए, यहां पर और यहां पर इसका पावर की वैल्यूज कम है। अगर आप इस पीक पर आओगे तो यहां 0 हो जाएगी, इस पीक पर जाओगे तो यहां 0 हो जाएगी। इस दोनों रीजन पे आपको यूज नहीं करना है। यहां से यहां तक कोई वर्क नहीं है, इसके ऊपर आइए पॉइंट्स आपके पास गिवन है, कट ऑफ रीजन से ऊपर जाइए, फिर आपको ये सैचुरेशन में जाएंगे और आपका स्विच पूरा काम करेगा।
इसके पहले अगर आप बात करते हो इस पॉइंट P पर किसी भी पॉइंट्स पर, तो यहां पर उसका पावर 0 है, उसमें स्विच आपकी ऑफ दिखेगी। तो इस सैचुरेशन रीजन के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसके हिसाब से इसके आंसर्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, इसके पास जो एक्टिव रीजन है और कट ऑफ रीजन तो यही होगी, उसके बाद जो आपके पास करंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। अब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा फार्मूला बड़ा फेमस है, गेन के नाम से ये चीज आपसे बार बार पूछी जाती है कि करंट गेन क्या होगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं बेस AC इक्वल टू डेल्टा IC अपन डेल्टा IB और कलेक्टर एमिटर बेस इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर आपका बेस AC इक्वल टू डेल्टा IC अपान डेल्टा IB। ठीक है जी, ये वाला फार्मूला आप याद रखना, गेन के पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वोल्टेज गेन की बात करते हो, ये तो आपका करंट गेन होगा, ठीक है। और ऐसे ही जब आप वोल्टेज गेन की बात करते हो, तो वोल्टेज गेन में ये आपको याद रखना है कि यहां पर VAC इंटू रेजिस्टेंस मीन्स अगर आप V इक्वल टू IR की आप बात करते हो यहां पर, तो यहीं से गेन के फार्मूला आपको निकल जाएगा। यहां पर आपका सी करंट गेन, वहां पर n मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस यहां पर, तो दोनों वैल्यूज को आप पुट करके यहां से इसके आंसर निकाल सकते हो। तो AC पावर, जब आप AC पावर की बात करते हो तो AC पावर में आपके पास क्या वैल्यू होती है, I स्क्वायर इंटू R, और यहां पर आपके पास क्या होती है I इंटू V। ठीक, I इंटू R, सॉरी। तो यहां पर आपका करंट गेन इस डायमेंशन से लिया आपने, जो रेजिस्टेंस की बात करी आपने वो यहां से लिया, और उसके हिसाब से जो आपके पास AC पावर गेन है वो आपके पास पूरा कॉमन होगा। I स्क्वायर R के हिसाब से क्या है, बीटा AC स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। तो ये दोनों ही गेन के साथ जाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज गेन, ये करंट गेन, और ये आपके पास पावर गेन, ये वोल्टेज गेन। तो गेन के साथ रिलेशन जो फार्मूला आपके पास गिवन है वहीं से यूज करना है। अब आपके पास इनपुट सिग्नल गिवन है, यहां से आपने दे रखा है कि साइनसॉइडल है, वो यहां से गया, कैपेसिटर लगा रखा आपने। इस पूरी सर्किट में जो आपका NPN ट्रांजिस्टर गिवन है, आप N क्यों कह रहे हो यहां पर, तो इस सर्किट के अंदर जो आपके पास एमीटर के साथ होगा वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन रख सकता है यहां से बेस कमिटर, क्योंकि आपने N बोला तो ये इसके साथ क्या होगा, N के साथ ही तो कनेक्ट होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपके पास गिवन है, इसका आउटपुट आपके पास जो AC सिग्नल है, AC दिया आपने, AC बाहर निकल गया, लेकिन जो आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव था, और यहां से ये क्या हुआ, फेज चेंज करके नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया। तो ये जो गेन आउटपुट है इस कॉम्बिनेशन सर्किट में, ये सिंबल आपका जरा इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना। अब एक बेसिक रिलेशन आपके पास ये बहुत फेमस है, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस का अल्फा। ठीक है जी, यहां पर जो बीटा आपके पास गिवन है ये गेन होगा, और ये आपके पास अल्फा भी उसका गेन है। तो ये रिलेशन आप याद रखना कि बीटा की जो वैल्यूज आपके पास है क्या, IC अपान IB, ये याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट। और इसके अकॉर्डिंगली ही आपके पास अल्फा अपान 1 माइनस का अल्फा, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि इसकी गेन की वैल्यूज कितनी आएगी। तो एज इट इज आपके पास ट्रांजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये रिजल्ट आप जरूर याद रखना। और इवन अगर मैं बात करता हूँ इस पे कि बीटा इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा से, कि आप इसको अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, तो इस केस में बेटा आपको कैसे लिखना पड़ेगा, बीटा माइनस बीटा अल्फा और इक्वल टू अल्फा। अब इसको अल्फा को उस साइड आप ले जाइए तो आप लिख सकते हो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस प्लस बीटा अल्फा, एंड अल्फा कॉमन करिए एंड 1 प्लस बीटा आ जाएगा। तो इस केस में आप कह सकते हो बेटा कि अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो दोनों रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप अल्फा की बात करते हो, बीटा इक्वल टू लिखा तो अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, लेकिन जब सेम इक्वेशन के लिए आप अल्फा लिखोगे आप तो बीटा अपन 1 प्लस बीटा आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर, ये बहुत बेसिक और सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। एन ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड without any external applied input signal, and it converts DC energy obtained from a battery into the AC। मीन्स जो आपके पास ट्रांजिशन ऑसिलेशन है यहाँ पर वेरी सिंपल कि आपके पास DC को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, AC में, DC को AC में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि एन ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन ऑफ ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड amplitude without any externally applied input signal, it convert DC into the AC। तो कई बार आपसे यह MCQ में पूछा जा सकता है
कि ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर जब काम करता है तो उसके अंदर क्या होता है, एसी एसी में जाएगा, एसी डीसी में जाएगा, डीसी एसी में जाएगा या डीसी डीसी में जाएगा। ये 4 एमसीक्यूज के ऑप्शन बन सकते हैं, तो बी केयरफुल, यहां पर आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर की हम बात करें तो फिगर शोज डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर एंड ऑसिलेटर में रिगार्ड एज एम्पलीफायर विच प्रोवाइड इट्स ऑन इनपुट सिग्नल। क्लियर। और इस केस में अगर आप देखिए तो यहां पर जो एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर आर जो गिवन है, यहां पर आपके पास एक इंडक्टेंस गिवन है, एक कैपेसिटेंस है और एल और सी के साथ ही तो ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि यही कंडीशन आपकी बेटा क्या होती है, रेजोनेंस की, जिसपे आप कहते हो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, और इस केस में ये होता है आपके पास ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी। क्लियर है। अब जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में आपके पास क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू सी, एंड दैट्स वाई इज गिविंग फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/2 पाई एंड रूट में L इंटू सी। ये वाला रिलेशन आपके पास आ जाता है। और इस दोनों के बीच में जब आप L और C के साथ एक ही साथ कॉम्बिनेशन में देखते हो पैरेलल में, तो ये रेजोनेंस के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव होगा, और ये करंट इसके साथ फ्लो करता है, एक बार चार्जिंग एक बार डिस्चार्जिंग, एक बार चार्जिंग एक बार डिस्चार्जिंग, एक बार चार्जिंग एक बार डिस्चार्जिंग। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। तो यही ऑसिलेशन चालू रहता है, ये आपका पे चार्ज, इसकी वजह से फिर ये चार्ज, ये डिस्चार्ज, फिर इसकी वजह से ये चार्ज, फिर ये डिस्चार्ज, फिर इसकी वजह से चार्ज, और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक शानदार रिजल्ट आता है फ्रीक्वेंसी का, जो ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट में एल इंटू सी। नाउ तो टैंक सर्किट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर टैंक सर्किट इज ए अप्लाइड कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C। तो फ्रीक्वेंसी वही रेजोनेंस कंडीशन आपको लगाया मैंने, और ये F की फार्मूला आ गया, F इक्वल टू 1/2 पाई L इंटू सी, सेम रिजल्ट है। और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की अगर हम बात करते हैं इस केसेस में, तो यहाँ पर जो फीडबैक की बात कर रहे हैं, जो आपके पास आउटपुट यहाँ से आता है, इसको आप दोबारा से कनेक्ट कर सकते हो, ये कंट्रोल करता है और वापस से आपको एम्पलीफाई करके दे सकता है। तो अगर आप इनपुट को एज एम्पलीफायर यूज कर सकते हो, तो ये फीडबैक लगा दो, इट रिटर्न्स एज अ पार्ट ऑफ आउटपुट पावर of transistor amplifier to the tank circuit and produce undamped, ठीक है, underdamped oscillation। तो underdamped oscillation, this process is called positive feedback। ठीक है। तो जो damped oscillation की हम बात करते हैं, आपने बहुत बेसिक सिंपल देखा होगा फिजिक्स के अंदर ही, एक होता है आपके पास SHM, ये इस तरीके का सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप कहते हो d2x/dt का स्क्वायर एंड प्लस kx, ठीक है, या kx इक्वल टू 0, यही कहते हो आप। और k की जगह पर आप कुछ वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई एक्स, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m, ये रिजल्ट भी आप देखते हो। तो आप k की जगह पर ओमेगा स्क्वायर kx लिख सकते हो। लेकिन जैसे अगर आप बात करते हैं कि इसी इक्वेशन में अगर ये वाली बात अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हो, तो अंडर डैम्प्ड क्या होता है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो इसमें कम होती चली जाती है, ये अंडर डैम्प्ड है। तो इस केस में जो आपके पास फंक्शन है x इज द फंक्शन ऑफ t इक्वल टू a e के पावर गामा t एंड साइन ऑफ ओमेगा t एंड प्लस फाई, ये रिजल्ट यहाँ दिखता है। और अंडर डैम्प्ड ये मोशन करता है अगर आपके पास x एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन एंड फंक्शन ऑफ t ये गिवन है तो। लेकिन अगर आप विदाउट डम SHM की बात करते हैं, तो इस केस में इसका जो वो है इक्वेशन है वो आती है x एंड t इक्वल टू a एंड साइन ऑफ ओमेगा t एंड प्लस फाई, ये रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जब ऑसिलेशन की हम बात करते हैं अंडर डैम्प्ड कंडीशन के अंदर, तो यहाँ पर ही ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहा है अंडर डैम्प्ड के लिए, यही रिस्पॉन्सिबल है इसको डाउनफॉल करने के लिए। क्लियर। तो इस तरीके का फीडबैक यूज करके इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की आप बात करते हो, तो एज ए स्विच यूज करना है तो आपको VCC लगाइए, RCC लगाइए, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर आपके पास है NPN। तो स्विच का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ, यही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस केस में ट्रांजिस्टर हैज एन एबिलिटी टू टर्न टिलिंग ऑन एंड ऑफ, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसकी वजह से आप इसको यूज कर पाएंगे। सो द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ट्रांजिस्टर इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज एन सिंपल स्विचेज। ओके, a transistor can be used as a switch
बिकॉज इट कलेक्टर करंट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द बेस करंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो बेस करंट है ये चीज़ यहाँ से इस पर कंट्रोल की जा रही है, सो दैट इसको बेस करंट के हिसाब से आप उसको रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाइज दोनों में देख सकते हो। दैट्स वाई जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा आपके पास एन पी एन, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक बार इसके साथ और एक बार हम लोग इसके साथ, ठीक है ना। इस दोनों के साथ देखो तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है दोनों चीज के लिए कि यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस केस में किससे कनेक्टेड है, एन से। जब पॉजिटिव एन से कनेक्टेड होगा तो ये रिवर्स बॉयड में काम करेगा। लेकिन सेम कॉम्बिनेशन अगर हम इस बेस के साथ, यही तो बेस है, ये आपके पास एमीटर, ये आपके पास है बेस और ये है कलेक्टर। अब इस एमीटर कलेक्टर बेस के कॉम्बिनेशन में अगर मैं इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव को इस एन के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड वाइज में, ये चला जाएगा फॉरवर्ड वाइज में। तो ये आपका रिवर्स वाइज में, ये आपके पास फॉरवर्ड वाइज में। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बार आप स्विच को ऑन कर सकते हो, एक बार ऑफ कर सकते हो। आपको इन जनरल पता ही है कि रिवर्स वाइज में आपका डायोड काम नहीं करता है, आपका फॉरवर्ड वाइज काम करता है। उसी के हिसाब से जो करंट वो आगे की तरफ जाती है। क्लियर। तो जो आपके पास स्विचिंग सर्किट है, अब उसी को वोल्टेज अप्लाई करना है ये ऑन और ऑफ करने के लिए। जब आपके पास डीसी वोल्टेज वी नॉट होगा यहाँ पर, एंड जो वी आई दे रखा है वो डीसी इनपुट वोल्टेज दे रखा है। जो करंट आपके पास यहाँ पर गिवन है वी आई इक्वल टू बेस करंट प्लस इंटू रेजिस्टेंस करंट प्लस बेस टू एमीटर। तो आपके पास बेस का करंट, बेस का रेजिस्टेंस और बेस टू एमीटर जो वोल्टेज दे रखा है वही आपका इनपुट वोल्टेज टोटल काउंट होगा। अब इस केसेस में जो वी आउटपुट आपके पास गिवन है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। अब यहाँ पर आपने लिमिट लगा दी है कि जब 0.c से कम होगा देन आई वी विल बी द जीरो। जब ऐसे बेस करंट जीरो हुआ काम खत्म, देन आई सी विल बी द जीरो एंड ट्रांजिस्टर विल बी द ऑपरेट इन द कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ स्टेट मीन्स जो आपके पास यहाँ पर स्टेट गिवन था इस सर्किट के अंदर, आपने यही कहा था ये जाएगी कट ऑफ स्टेट के अंदर, और ये आपके पास आएगा एक्टिव रीजन, ठीक है बेटा, एक्टिव रीजन के लिए, और ये आपके पास आएगा सैचुरेशन रीजन, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये सैचुरेशन रीजन के बाद, तो ये कट ऑफ है, ये एक्टिव है और ये सैचुरेशन है, और इसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज कर सकते हैं। देन हाउ द सो आईसी फ्लोज एंड ट्रांजिस्टर विल नाउ ऑपरेट इन एक्टिव स्टेट एंड hence the output V naught decreases as a term. Then ICRC increases with increasing VI. जैसे जैसे आपने इनपुट को बढ़ाने की कोशिश करी, the entire IC increase almost linearly with the hence V output decreases linearly. तो बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे आपने यहाँ पर V जो आउटपुट की वोल्टेज की बात कर रहे हो आप बढ़ाते जाओगे, और उसके बाद ये कट ऑफ रीजन की वैल्यू उसके बाद इसके बाद वो एक्टिव रीजन में आएगा। एक्टिव रीजन में वो डिक्रीज है क्योंकि एनपीएन है, एंड देन गो फॉर द सैचुरेशन रीजन एंड देन सैचुरेशन। तो ये आपके पास वी आउटपुट है, ये वी इनपुट वोल्टेज है। तो पहले आपके पास इस रीजन से ऊपर गया एंड देन गो फॉर द डाउन। तो यहाँ पर इस रीजन का क्रम हमेशा आप याद रखना कि पहला सेक्शन आपके कट ऑफ रीजन का है, दूसरा सेक्शन आपके पास एक्टिव रीजन का है, और तीसरा जो रीजन आपके पास है वो किसका है, ये सैचुरेशन रीजन का है, ठीक है। एंड सो दैट अगर हम बात करते हैं बियॉन्ड दिस चेंज बिकम नॉन लीनियर एंड ट्रांजिस्टर नाउ गोज इनटू द सैचुरेशन स्टेट व्हेन वी आई इज फर्दर इंक्रीज्ड, ठीक है, एंड वी आउटपुट इज फाउंड टू डिक्रीजेस टुवर्ड जीरो, हाउएवर इट मे नेवर बिकम टू द जीरो। ओके, सो दैट नाउ द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज स्विच can be understood in the following way. When Vi is low in cutoff region and V output is high. If Vi is high, the saturation region Vi is low and almost zero. तो जब आप ट्रांजिस्टर को ऐसे स्विच यूज करते हैं, जब आप चाहते हैं कि कितने वोल्टेज तक वो ऑन हो जाए उसके वोल्टेज तक वो ऑफ हो जाए, तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम कर रहा है। और जैसे जैसे आपने इनपुट वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया तो उसका एक कट ऑफ रीजन जो आपके पास गिवन है वो पार किया, एंड देन गो फॉर द सैचुरेशन रीजन एंड देन गो फॉर द डाउन इनटू द जीरो। यही चीज हमने आपको एक्सप्लेन किया, और इसी बेसिस पर यह आपका ट्रांजिस्टर का लॉजिक गेट्स का ट्रांजिस्टर और गेट का दोनों सेक्शन आपका कंप्लीट होता है, एंड देन गो फॉर द लॉजिक गेट जो कि आपके एग्जाम में जरूर मिलता है, और बहुत सिंपल सा पार्ट है और बहुत जल्दी कवर होता है, बहुत आसानी से इसको आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं।
तो वर्ड आपके पास यहां पर आया बेटा, बहुत सिंपल सा वर्ड है और इसको आप कहते हो लॉजिक गेट। लॉजिक में लॉजिक क्या है बेटा, एंड इसी में गेट क्या है, ये दोनों ही चीजें आपको देखना है। तो लॉजिक ये है कि भाई अगर 5 वोल्ट होगा, ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, यही ऑन हो जाएगा, या इसको आप 1 बोल सकते हो लॉजिक गेट्स का, एंड आप इसको कह सकते हो कि ये ट्रू है, और कह सकते हो कि ये क्लोज्ड है। ये सारे वर्ड लॉजिक का पार्ट्स हैं। और अगर आप गेट की बात करते हो तो भाई यहां पर एक और छोटी सी बात है, जब आपने v इक्वल टू 0 वोल्ट रखोगे आप, तो इस केस में ये 0 भी हो सकता है, ऑफ हो जाएगा, ओके, और ये फॉल्स हो जाएगा बेटा, और ये ओपन हो जाएगा। ये इतनी सारी बातें इसी लॉजिक का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गेट की, तो ये बताते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट, कि बाहर क्या जाना आउटपुट, इसके लिए आउटपुट यहां से आप डिसाइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन दिस वन, कि आपके पास जो डायोड ट्रांजिस्टर जो आपने यूज करा है उसकी हेल्प से, उसकी स्विचिंग प्रॉपर्टी को यूज करके हम लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं, और उसे हम लोग जानना चाहते हैं कि उसका एप्लीकेशन सेक्शन क्या है। तो सबसे पहले ए डिजिटल सर्किट विच अलाउड ए सिग्नल pass through it only when few logical relations are satisfied is called a logic gate and truth table। एक चीज आप बहुत याद रखना कि यहां पर ट्रूथ टेबल लिखा हुआ है और लॉजिक गेट लिखा हुआ है। तो जो ट्रूथ टेबल है वो पास्टुलेट पर बेस्ड है, वो सर्किट जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी वजह से। इस पॉइंट्स का कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द ट्रूथ टेबल। ए टेबल विच शोज ऑल पॉसिबल इनपुट एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। नॉर्मली ट्रूथ टेबल को देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से बना देते हैं, वो अगर ए बी सी एंड वाई अगर ऐसा दिया है तो ये एक ट्रूथ टेबल के पार्ट्स में होता है, और यहाँ पर कुछ आउटपुट पूछे जाते हैं, जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप सर्किट देखते जाओगे। ये ट्रूथ टेबल का पार्ट है, बट इट टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये किस पर डिपेंड है बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर डिपेंड करता है। ये आपके कुछ सेटिस्फाई करने वाले फार्मूलों के साथ ही यूज कर सकते हो, नॉट फॉर ऑल। छोटा सा पार्ट यहाँ पर आता है बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस आर ट्रूथ टेबल्स एंड दिस सर्किट। जब आप इस सर्किट को बना लोगे आप, तो इसको सॉल्व करने में इसके जो कुछ लॉजिक गेट्स है वो आपको हेल्प करेंगे। दो बड़े इंपॉर्टेंट बात हैं, जब a प्लस बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हो, a माइनस बी इक्वल टू, ये गलत बात है, ठीक है, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं आप। साथ में अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, तो आप चाहो तो इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, a प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हो। डी मॉर्गन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहां पर एक रिलेशन है ए प्लस बी इक्वल टू ए के ऊपर बार और इंटू बी के ऊपर बार। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो प्लस है दिख रहा है आपके पास, वो प्लस है नहीं, ये है कौन सा, ये ऑर गेट होता है बेटा। अगर मैं बात करूं इस बिंदी की, जो छोटी सी बिंदी यहाँ पे दिख रही है, तो एक्चुअल में ये क्या है, हैंड गेट है। तो अगर मैं बेसिक चीज के लिए पढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी के ऊपर बार इक्वल टू ए के ऊपर बार एंड बी के ऊपर बार। तो ये दोनों लॉजिक गेट को डिफाइन कर सकता है। और ऐसे ही अगर ए एंड बी के ऊपर बार है, दिस इज इक्वल टू ए के ऊपर बार और बी के ऊपर बार। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, और वेरी सिंपल। इसके बेसिस पर एक छोटा सा इक्वेशन आपको और भी याद रखना होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जहां पर आप इसको ऐसे कह सकते हो 1 प्लस ए इक्वल टू 1, ठीक है, एंड यहां से आप कह सकते हो 1 प्लस ए के पावर बार भी 1 एंड 1 प्लस बी के बार इक्वल टू भी 1, ऐसे आप कह सकते हो। और कुछ बेसिक फार्मूले भी याद रखना आपको कि a प्लस बी सी का इक्वेशन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी एंड a प्लस सी, आप इस दोनों को लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन रिलेशन है और बार बार ये यूज होता है। अगर आपने ऐसी बात करी a बार a, तो ये ऑलवेज जीरो होंगे, आप चाहे इनपुट 1 रखिए या 0 रखिए, ये हमेशा ही जीरो होते हैं। तो ये कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस रिलेशन को आप याद रख करके लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन सीयूटी में जरूर ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगर मैं लॉजिक गेट की बात करता हूं तो सबसे पहला लॉजिक गेट आपके पास यहां पता है ऑर गेट। बेसिक लॉजिक गेट का अपना एक लिस्ट है, बेसिक लॉजिक गेट का अपना एक लिस्ट है, और आपके बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर पहला आपके पास आता है ऑर गेट। इट इज ए 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट लॉजिक गेट, ठीक है। ऑर गेट क्या है, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट लॉजिक गेट।
देखो ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपके पास 2 ही इनपुट हो, आप इस पे और भी ज़्यादा इनपुट लगा सकते हैं, बट अभी यहाँ पर 2 है इसलिए हम इसको 2 डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो और गेट गिवन है आपके पास ये वाला सिंबल के साथ, ये वाली, इसमें आप बहुत सारे इनपुट लगा सकते हो, मोर देन 1, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा लगा सकते हो, ए बी सी एंड डी, बहुत सारा और यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 2 की बात करी है तो 2 के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पर जो y की वैल्यूज है बुलियन एक्सप्रेशन का, वो क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब y इक्वल टू ए और b। सही स्टेटमेंट ये है कि a और b, आप इसको a और b पढ़ सकते हो। और इसी केस में जो आपका ट्रूथ टेबल है तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पर दिया a की वैल्यूज, यहाँ दिया आपने b की वैल्यूज, और आपको मिल गया आउटपुट की वैल्यूज। जो आउटपुट है आपके पास वो a प्लस बी के साथ मिल गया आपको। तो आप कह रहे थे यहाँ पर कि भाई y की वैल्यूज जो आपके पास गिवन है बेटा, यहाँ पर जो वैल्यूज आपको गिवन है इसका आउटपुट इस तरीके से आ सकता है प्लस बी। कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप पास ये और ये 3 आउटपुट है, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हो, y इक्वल टू, पहला रिलेशन आपके पास है बेटा a बार b एन प्लस दूसरे वाले की आप बात करते हो a b बार प्लस a b, ये आपके पास हो जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर मैं आप इसको सोल्यूशन की बात करता हूं तो कैसे आप सॉल्व करोगे, यहां से आप इसको निकाल सकते हो बेटा इसके साथ रिलेशन के लिए। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, a बार b प्लस a कॉमन एंड b प्लस b बार, ठीक है बेटा। ये रिलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यूज आपके पास क्या आएगी, ऑलवेज 1। जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट में ऑलवेज 0 है, ऐसे आप कह सकते हो a प्लस a बार की वैल्यूज ऑलवेज 1 आती है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी। अब आपके पास आया a बार b प्लस a, ये रिजल्ट आया बेटा। इस रिजल्ट को आप देखो इसी फार्मूले के टर्म में ओपन कर दो, आप इसको लिख सकते हो a बार प्लस b, ठीक है, a प्लस a, और इसी के साथ आपके पास है a, ठीक है, a प्लस b। तो a का इसके साथ और a का इसके साथ, दोनों के साथ लिख दिया, ये वैल्यूज 1 है और यही रिजल्ट आपके पास आएगी a प्लस बी। तो बहुत सिंपल सी सर्किट है बेटा। इसके आउटपुट की वैल्यूज जो आपके पास ये सर्किट दिख रहा है उसके ट्रूथ टेबल से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, सर्किट डायग्राम याद रखिए, ट्रूथ टेबल याद रखिए और उसका आउटपुट याद रखिए, एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ एंड गेट की, बहुत सुंदर एंड गेट है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सीधा सा इसकी लाइन है यहाँ पर और बहुत सुंदर सा है। इट इज 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट लॉजिक गेट, ठीक है। यहां पर भी एक बात कहा इन्होंने कि जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं यहां पर इक्वल टू, इसको याद रखना, इस तरीके का लिखना है। तो y इज इक्वल टू a एंड b लिखा हुआ बेटा, a एंड b मीन्स यहां पर जो आउटपुट आपके पास आएगा a एंड b, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर एक्सप्रेशन आउटपुट की हम बात करते हैं तो यहां पर आपने 1 1 रखा तो 0 0 रखा, तो ये आपके पास क्या आ गया, 0, ठीक है, क्योंकि जैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे 0 आ जाएगा, इस दोनों का 0, इन दोनों का 0। तो बहुत सिंपल से आप बात कह सकते हो कि इन्हें और गेट और आप इन्हें एंड गेट, इस दोनों गेट की अलग अलग डिफिनीशन अगर आप देना चाहते हो तो आप कैसे कह सकते हो। अगर मैं इसे एंड गेट के लिए डिफाइन करूं तो कह सकते हो कि इफ एनी इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी द लो, आप कह सकते हो सिंपल। जैसा कि आपने और गेट के अंदर ये बात नहीं कही, यहां पर आप कह सकते थे कि इफ एनी इनपुट इज हाई देन आउटपुट विल बी द हाई, ये और गेट की डिफिनीशन आ जाएगी। और यहां पर यही चीज आप दिखा के कह सकते हो कि इफ एनी इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी द लो, अगर दोनों आपका हाई है देन आपके आउटपुट क्या होंगे, हाई हो जाएंगे। क्लियर। तो यहां पर सिंपली आप अगर लिखना चाहते हो आउटपुट की वैल्यूज y इक्वल टू, तो दोनों a है तो a एंड b, ये आपके पास आंसर आ जाएगी। क्योंकि 0 वाले तो हम लिखते ही नहीं, इनको आउटपुट के लिए हम सिर्फ AC को यूज करेंगे, तो उसका ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सो दैट यहाँ पर अगर हम नॉट गेट की हम बात करते हैं, नॉट गेट की, ठीक है बेटा, इट इज ए 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट लॉजिक गेट। ये वो लॉजिक गेट्स है जिसका सिंपल A है, तो y की वैल्यूज पे क्या आ जाएगा बेटा, A के ऊपर कंप्लीमेंट्री, या आप उसको बार भी बोल सकते हो। बहुत अच्छा ये लॉजिक गेट्स है, बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यारा सा है, बहुत सुंदर सा है। जैसे आपने इनपुट दोगे, 0 दिया तो 1 कर देगा, 1 दोगे तो 0 कर देगा। ये स्विच में आपको ऑन ऑफ करने के काम आ सकता है, इवन ये इन्वर्ट के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक गेट आपके पास गिवन है। तो ऐसे ही आपने लॉजिक गेट आपके पास आ सकता है
कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात आ गई और कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल होता है बेटा, यहाँ पर कोई मुश्किल कॉम्बिनेशन नहीं है। आपके पास ये दे रखा है इसकी वजह से, ठीक है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ नहीं है, ये बॉक्स, ये वाले बॉक्सेस हैं, क्योंकि यहाँ नाइंड गेट की बात कर रहे हैं। तो नाइंड गेट के अंदर जब हम यूज करते हैं, ये हमारा एंड था, तो एंड प्लस नॉट, ये आपका क्या डिफाइन करेगा बेटा, यही डिफाइन करेगा आपका नाइंड गेट, ठीक है। और इस नाइंड गेट का क्या काम था, कंप्लीमेंट्री y इक्वल टू a एंड b के ऊपर बार, यही आपके पास आना था बेटा, एंड प्लस नॉट इक्वल टू नाइंड गेट। और यहीं से जो आउटपुट आपके पास आएगा वो y इक्वल टू a एंड b के ऊपर बार, एंड लगा रखा है तो ये एंड से डिफाइन करना है। अब इस केस में क्या होगा, इफ एनी इनपुट इज लो देन आउटपुट विल द हाई। नाइंड गेट के साथ ये इनपुट डिफरेंस चेंज होगा कि यहाँ पर अगर दोनों जीरो है तो 1 आ जाएगा, 0 1 है तो 1 आ गया, 0 1 है तो 1 आ गया, और 1 1 है तो 0 आ गया। वो यहीं से दिख रहा है आपके पास कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0, कंप्लीमेंट्री लोगे तो 1, अगर आपने यहाँ पे फिर 0 फिर कंप्लीमेंट्री 1, तो इसी से आप इस सर्किट को लिख सकते हो और इसको आप नाइंड गेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। द बुलियन एक्सप्रेशन इज व्हाट, y इक्वल टू a एंड b के ऊपर बार। यह आपके पास बेहतरीन इनपुट आ जाएगा और बहुत फेमस है एग्जाम के लिए, यह अक्सर आपको देखने को मिल जाता है। सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स के अंदर एक और लॉजिक गेट आपको मिल रहा है, वह है नॉर गेट। नॉर गेट का प्रॉपर्टीज की क्या खास बात है कि यहां पर बेटा ये सब कुछ नहीं है, 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 सिर्फ ये वाली बात है। और यहां पर आप कह सकते हो कि और एंड प्लस नॉट, ये दोनों मिलके बना रहे हैं आपके पास नॉर, दोनों मिलके नॉर बना रहे हैं। और इस केस में क्या होता है बेटा, a प्लस बी के ऊपर बार, ये आपको याद रखना है। और यही एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रूथ टेबल की हम बात करते हैं तो यहां से आप देख सकते हो कि जब आपके पास दोनों 0 हुआ तो 1, ठीक है, 0 1 हुआ तो 0, 1 0 हुआ तो 0, और 1 1 हुआ तो 0। तो सिर्फ एक पार्ट्स पे आपके पास पहले इन्वर्ट हो गया। पहले जब आप रिवर्ट कर रहे थे, जब यहाँ पर ये वैल्यूज थी सिर्फ a प्लस बी, तो ये 0 था, बाकी सब 1 थे। और जब आपने y इक्वल टू a प्लस बी को बार लगा दिया तो जो 0 था 1, बाकी सब 0 में कन्वर्ट हो गए। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर मिल गया और बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। सर्किट दोनों आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में एग्जाम के लिए आने वाला है, ये बहुत अच्छे तरीके से। अब आती है बात एक्स और की, ये भी कॉम्बिनेशन का पार्ट है, ठीक है। एक्स और गेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट, कई बार इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स और गेट, ठीक है, एक्स और गेट का फंक्शन। यहां पर कॉम्बिनेशन का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये बेटा कुछ नहीं है बेटा, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये आपके पास सिर्फ ये जो लाइन खींच रही है ना वो आपके पास गिवन है। और इसमें का मतलब इस दोनों के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं, और यहीं पर इसकी जो आउटपुट आपके पास आएगी बेटा, ए बी के ऊपर बार एन प्लस ए बार बी, ये इसका आउटपुट होगा, ये एक्स आर की गेट होगी। एक्सप्रेशन की हम बात करें तो कई बार इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एन प्लस के साथ बी इंटू दिस, मतलब इस दोनों के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब यही हुआ। देन y इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आप इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हो। और कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये आउटपुट किसका है, तो आप बोलोगे एक्स और गेट का जो आउटपुट है वो a प्लस के ऊपर b बार लगा रखा है, मतलब ए एक्सक्लूसिव बार के लिए, इसको एक्सक्लूसिव बोलते हो आप, ए एक्सक्लूसिव बी, क्लियर है ना। और इस केस में अगर आप देखो ट्रूथ टेबल के हिसाब से तो ये पूरा ही आपके पास एक्सप्रेशन है गिवन, ठीक है, पूरा ही एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। और फिर y इक्वल टू आप इसको देख सकते हो। तो फाइनली इसके पास अगर दोनों इनपुट आपने 0 दे रखा है तो ये 1 है, अगर आपने 1 0 दे रखा है तो 1 है, ठीक है, दोनों 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पर 1 एंड बोथ आर पर 0। तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि दोनों इनपुट हाई या दोनों इनपुट लो हैं, तब आउटपुट क्या होगा आपका बंद, उस समय 0 है। इफ कॉम्बिनेशन आपके पास होगा 0 1 का 1 0 के साथ, तब आपके पास ये दोनों सर्किट क्या है, इस पे काम करते रहेंगे, क्लियर है ना। अब आती है बात यहां पर एक्स नॉर गेट की। एक्स नॉर गेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सक्लूसिव नॉर, इसको आप बोल सकते हो एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और ये आपके सीयूटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, इस सर्किट को याद रखना कि यहां पर आपने ये वाली बात तो करी, साथ में आपने ये सिंबल लगा रखा है, ये दोनों कुछ नहीं है बेटा, ये दोनों कुछ नहीं है, ये दोनों कुछ नहीं है, बट ये वाले बॉक्स इसके साथ है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, यहां पर आप देख सकते हो
ए एक्सक्लूसिव एंड बी इक्वल टू वाई ए बी के ऊपर बार प्लस ए बी। तो ये आपको सर्किट को याद रखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। क्लियर ना? तो इस सर्किट से आपके पास जो आउटपुट आएगा बेटा, यहाँ पर जब आपने 0 0 रखा तो 1 1 0 पर 0 और 0 1 पे 0 और 1 1 पे हाई, मतलब बोथ इनपुट हाई बोथ इनपुट लो, तब आपको आउटपुट मिलेगा, बाकी कॉम्बिनेशन में आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके का गिवन सर्किट को आपके पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, 3 आपके पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट हो गए, 4 हो गए, एक ये भी 4 आपके पास कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट हो गया। इन सब लॉजिक गेट को आपको याद रखना है और एग्जाम में यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरा चांसेस है, जिसके अकॉर्डिंगली आप देखो तो आपके पेपर में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर है ना? अगर इसके हिसाब से आप छोटा सा सिंपल सा देखो कि आपने किस तरीके से का इनपुट और आउटपुट दे रहे हो। हाँ, अगर बहुत रेयर ऐसा चांसेस होता है कि आपके पास यहाँ पर एक इस तरीके से सर्किट दे दिया जाए कि भाई ये आपका एक डायोड है और ये आपके पास एक डायोड है और इस दोनों का इनपुट, ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट को आप लगा दीजिए और इस केस में आपने यहाँ पर आर लगाना है और इस केसेस में आपको ये करना है। क्लियर है ना? तो ये आपके पास है आर, ठीक है, ये आपके पास है वी और ये आपके पास है आउटपुट, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप इसमें से इनपुट दोगे आप यहाँ से, तो आपसे पूछ सकते हैं कि किसका है, ये कौन सा लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट कौन सा है बेटा ये, तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये ऑर गेट है, ठीक है, ये आपके पास ऑर गेट है और यहाँ से ये एक की पॉइंट्स होते हैं और वो यहाँ पे ग्राउंडेड होगा और यहीं से इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, टच कर सकते हो दोनों इनपुट को। ये ए और बी है, जैसा आप इसका इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये सर्किट वाले कॉम्बिनेशन के आने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। कई बार हुआ इस तरीके से दे सकते हैं कि भाई ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप लीजिए और यहाँ पर आपके पास सीधे रेजिस्टेंस से आपको ग्राउंडेड कर देंगे और ये दो इनपुट आपके पास ए और बी होगा और इस केसेस में आपके पास वाई की वैल्यू पूछी जाएगी कि किसका है। तो ये आप कह सकते हो ए एंड बी, ये आपके पास एंड गेट होगा, ठीक है बेटा, और ये आपके पास और गेट होगा, ठीक है, एंड गेट और ये आपके पास आर गेट होंगे। तो इस दोनों की कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हो कि कभी कभी इसको सर्किट के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर सबको एक साथ ही आपको करना है तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते हैं कि कोई बेसिक ऐसा इनपुट भी आ सकता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर भाई एक और गेट है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने और गेट बना रखा इस तरीके से और गेट, ठीक है, ये आपके पास है इनपुट ए और बी और इसका जो इनपुट गिवन है वो इनपुट आपके पास दे रखा है इन्होंने इस तरीके से, ठीक है, और ये इनपुट है दिस वन, ठीक है, और ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप बताओ भाई इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप सिंपल ऐसे कर लेना, इस तरीके से लाइन खींचो इसको आगे की तरफ, ठीक है, आपको इस तरीके से लाइन खींचना नीचे की तरफ। जो आपने लाइन खींचा हुआ है इसी के साथ आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आर गेट का मतलब क्या हो, वाई इक्वल टू ए प्लस बी और इसका ट्रूथ टेबल क्या है बेटा आपके पास, ए बी और ये वाई, 0 0 पर 0, 0 1 पे 1, 1 0 पर 1 और यहाँ पर 1 1 पे 1, ये ट्रूथ टेबल। अब इसमें कोई ये नहीं पूछेगा कि ये 1 1 1 क्यों है, ये नहीं पूछना, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रूथ टेबल है बेटा और ट्रूथ टेबल के अंदर ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होती है, ये कोई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो आप इसके आउटपुट को आप देखेंगे, अगर आर गेट को आपने इनपुट दे रखा है तो जब भी आपके पास यहाँ पर ये 1 है तो ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा देखो कि ये किसका इनपुट है, अगर आपने ए बी बोथ ऐसा दिया है या ए और बी अलग अलग दिया है। अगर आपको दो अलग अलग देना है, ए पर आपने ये दे दो और बी पर आप इसके बाद ऐसे दे दो, ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे दे दो, ठीक है, आपने ऐसे दे दिया ए और बी दोनों का। अब इस दोनों के हिसाब से देखो कि कैसे आप इसको देखना है रिजल्ट्स। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपके पास क्या है, 1 है, ये आपके पास 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस ट्रूथ टेबल से 1 0 की वैल्यूज क्या आएगी, 1। और ऐसे ही केसेस में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये क्या है, 0 और ये 1 है, तो इस केस में ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये वाला 0 ये 1 है तो फिर से ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और उसके आगे भी 1 है तो ये 1 1 1, ये इस तरीके का आपका आउटपुट आ जाएगा।
और ये इनपुट सर्किट आएगी। तो सर्किट ट्रूथ टेबल से भी आप इसको बनाने आना चाहिए। और एक ही सर्किट के साथ आप बहुत सिंपल सा एक ट्रूथ टेबल बना लीजिए। एक ही इनपुट दे दीजिए, यहाँ पर आप दीजिए यहाँ पर ए बी और वाई, ठीक है। वाई आउटपुट लीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट्स के लिए। जो आउटपुट आपके पास गिवन है वो किस तरीके आप देखते हो, 0 0 पर 0, ठीक है, आउटपुट फॉर, ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए आउटपुट। और पहला आप बना लीजिए एंड गेट, ठीक है, एंड गेट। तो एंड गेट के केस में आपके पास क्या है कि यहाँ पर 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0 और 1 1 पे 1, ये पहला इनपुट आपके पास आ जाएगा। ऐसे अगर आपने ऑर गेट के लिए बना दो तो ऑर गेट में क्या आएगा, 0 0 पर 0, ठीक है बेटा, 1 0 पर 1 और इस पर 1, इस पर 1, ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज़ बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। अगर आपने यही नॉट गेट के लिए बात करी, ठीक है बेटा, नॉट गेट के लिए तो क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप इनपुट ए की बात करोगे तो ये 1 1 आ जाएगा, बाकी 2 0 0 आ जाएंगे, क्योंकि इन्वर्ट ही तो करना है उसको। अगर आपने इसी को नाइन्ड गेट की बात कर दी बेटा, तो नाइन्ड गेट में क्या होगा कि नाइन्ड गेट में एंड गेट का जो रिजल्ट होगा आपके पास वही तो इन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो आपके पास ये है, ये एंड गेट का रिजल्ट है, वो इन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो आपके पास ये है, ये 1 1 1 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉर गेट की बात करते हो, नॉर गेट की बात, तो बेटा नॉर गेट में क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट है और का वो इन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब तीनों 0 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरी सर्किट को अच्छे से याद कर सकते हो, एक ही ट्रूथ टेबल एक ही आउटपुट में। और हमेशा याद रखना इस बात को कि जो आप सर्किट बना रहे हैं, इस केसेस में आपके पास जो ये लाइन है, ये वाली एंड गेट को जाएंगी और ये जो स्लोप है आपके पास ये वाले, ये आर के जाएंगे, ये आर का होगा और ये एंड का होगा। और उसके आगे की जो सिचुएशन होगी आप यहाँ पर लगाइए या आप इसको ऐसे लगाइए, जो भी आपको लगाना है लगाइए। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है और इसी के हिसाब से आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान आएगा सीयूटी का, बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट लेना है। एक एक बारीकी पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ट्रूथ टेबल याद रखना है, सिंबल याद रखना है, आउटपुट याद रखना है और गिवन ट्रूथ टेबल से कैसे कैलकुलेट करना है ये याद रखना है। ये पेपर के एग्जाम में जरूर आएगा, सीयूटी के एग्जाम में ये जरूर आएगा। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, पहले से ही आप इसको तैयार करके चलो और होप फॉर द बेस्ट कि आपका पेपर अच्छा जाए। इसके लिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए और हमारे एक्सपायरिंग एसएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मोर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास फॉर्म फिल किया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, फॉर्म फिल करिए और हमारे पास एडमिशन लेके अपने पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हो, एक्सपर्ट के साथ, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के साथ और एक यूनिक गाइडेंस U1-to-1 इंटरेक्शंस के साथ, और आपका बेहतर रिजल्ट हो उसके लिए हम आपके पास फोकस करते हैं और आपकी जो वीकनेस पॉइंट्स है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।